30 साल पहले भारत भूमि पर एक संकट आया था। उस वक्त गज केसरी स्वर्गीय महाराज शिवदत्त थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर भारत के लिए एक सामूहिक सेना बनाई और उस सेना के नेतृत्व में महाराज ने उस लुटेरे सुबुगुद्दीन को भारत में कदम रखने से रोका। और ये हिमराज कौन है? हिमराज गज केसरी पंथ के संयोजक हैं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता की सेना को जीत दिलाने में हिमराज ने अहम भूमिका निभाई थी। आप ये सब सत्य और रहस्य जानते थे, फिर भी आपने हमारे पिता से जुड़ी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों रखी गुरु आदित्य? क्या बताता। बाकियों के लिए गज केसरी पंथ वरदान है, लेकिन जो इंसान गज केसरी होता है उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। कहीं ना कहीं उस रक्त रंजित दिवाली की घटना के पीछे उसी श्राप का हाथ था। ये पंथ हर बड़े संकट टलने के बाद अपने गज केसरी की बलि ले लेता है। गज केसरी एक विचार है। गीता में कहा गया है कि देवत्व देखने की क्षमता बहुत कम मनुष्यों में होती है, उससे भी कम मनुष्यों में उसे अपनाने की क्षमता होती है। गज केसरी वो मनुष्य है जिसमें देवत्व देखने और अपनाने दोनों की क्षमता होती है। आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं मनुष्य हूं ही नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मुझे पैदा करके उस घास के मैदान में कौन छोड़ गया। केवल अपने स्वयं के सत्य से परिचित होना चाहता हूं बस। मानता हूं आपकी बातों में, आपके तथ्यों में, आपके चमत्कार में एक आकर्षण है, लेकिन बहुत छोटा हूं मैं, बहुत छोटा हूं मैं इस विराटता के समक्ष। सोने की चिड़िया की रक्षा के लिए इस हिमराज ने कई गज केसरियों का अनुसरण किया है, पर तुम भिन्न हो। तुम भिन्न हो पृथ्वी। पर हो गज केसरी। उस रात जब महाराज सिंहदंत जंगल में शिकार करने निकले थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये किसका बच्चा है? तेरा, मालवा का। क्या बोल रही है औरत? सच बता, कौन लाया इसे? आने वाले दिन इसके और इसकी रातें चटक तेज है इसके चेहरे पे और बलिष्ठ कदकाठी। स्वीकार कर इसे, अब यही है तेरी थाती। इशारा भर है बस, इतना समझ। जब कहीं कोई मरता है, जब होती है हत्या कोई, ठीक उसी समय जन्म भी लेता है कोई जो भरता है उस कमी को। तो जानती है हम कौन हैं?
जानता तो तू नहीं है, जो पाप तूने किया है वो धोएगा ये बालक। यही होगा तेरे भविष्य का चालक। दूर तक फैली इन घासों को देख, देख मूंज की इस रहस्यमय पुंज को। इसकी ज्योति है ये बालक। पृथ्वी से जन्मा है ये, धरती की छाती पे मिला है ये। राजा बनेगा धरती का, बदल कर रख देगा राजा होने का मतलब। ले जा अपने भविष्य को अपने साथ। और ये सारा रहस्य सोने की चिड़िया से जुड़ा हुआ है। सोने की चिड़िया? ये आप किस सोने की चिड़िया की चर्चा कर रहे हैं? हाँ पृथ्वी वल्लभ, सोने की चिड़िया। अखंड भारतवर्ष की संपूर्ण पूंजी कई हजार साल पहले से गजकेसरी इस सोने की चिड़िया की रक्षा करते आ रहे हैं। इसकी रक्षा का दायित्व गजकेसरी का है। इसके विषय में मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि जब तक ये चिड़िया इस देश में, इस देश की समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इन 1000 सालों में कई बार इसे लूटने की कोशिश की गई और हर बार गजकेसरी को जन्म लेना पड़ता है इसकी रक्षा के लिए। कौन है वो? लगभग 30 साल पहले सुबुक्तिगिन गजनी ने हमला किया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। मृणाल के पिता शिवदत्त उसे भारतवर्ष छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। वो चला तो गया, पर सोने की चिड़िया को पाने की उसकी अभिलाषा समाप्त नहीं हुई। वो निरंतर इसके बारे में पता लगाता रहा और अब उसे यह ज्ञात हो गया है कि सोने की चिड़िया उसे कहां मिलेगी और वो उस दिशा की ओर अग्रसर है। अतः संकट की घड़ी आ गई है। अब समय आ गया है कि वर्तमान गजकेसरी सामने आए और सुबुक्तिगिन गजनी से सोने की चिड़िया की रक्षा करे। अपनी शक्तियों को पहचानो गजकेसरी पृथ्वी। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें माई के पास छोड़ा था। माई बता ना, कौन हूं मैं? राजा बनना है तुझे, करना है उस दुनिया पे राज। इसीलिए तो तुझे उस दुनिया पे भेजा गया है। ऐसा क्या है जो मैं समझना चाहता हूं लेकिन तुम समझाना नहीं चाहती? तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ये मेरा वचन है तुमसे। अभी अपने उत्तरदायित्व का वहन करो गजकेसरी पृथ्वी वल्लभ। भारतवर्ष के सभी राजाओं की सेना का नेतृत्व कर सुबुक्तिगिन को भारतवर्ष से दूर भगाना तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति का पहला पड़ाव होगा। तुम्हारा संपूर्ण उद्देश्य सोने की चिड़िया की रक्षा के उपरांत तुम्हें पता चलेगा। पर एक चेतावनी है। कैसी चेतावनी? सोने की चिड़िया की सुरक्षा का कार्य पूर्ण होने के उपरांत कुछ कालखंड तक तुम्हारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, जो तुम्हारे बड़े उद्देश्य पूर्ति के बीच में बाधा बन सकती है। क्योंकि यही वो समय होगा जब तुम्हारे शत्रु के लिए तुम पर विजय पाने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
महमूद, जब तक तू एक सर कलम करता है तब तक मैं कत्लेआम कर देता हूं। तू अल्फाजों से खुश हो ले इस्माइल, वैसे भी सल्तनत का फैसला तेरे हित में है। फैसला तो समझो हो गया कि गजनी का तख्त किसका? किसने कहा? अफगानी लाशों का यह अंबार खुद बयान कर रहा कि अगला हुक्मरान कौन। एक दो जंग में तलवार चला लेने से कोई हुक्मरान नहीं बन जाता। उसके लिए सियासत का शऊर और हुकूमत का सलीका चाहिए, जो तुझ में नहीं। तेरी ये बातें तेरी नासमझी का ऐलान कर रही हैं। राजकुमारी, अंततः प्रेम की जीत हुई। हमारा सौभाग्य है कि हम आपको खुश देखने के लिए जीवित रहे। क्या हुआ राजकुमारी? आपके चेहरे पर एक दुख का भाव कैसा? क्या आप प्रसन्न नहीं? प्रसन्न कैसे हो सकते हैं सुलोचना? जिस सत्य का भान हमें हुआ है वो चिंतादायक है। पृथ्वी का जीवन संकट में है। आप किस सत्य की बात कर रही हैं? आप हमें बताएं, हम अभी उसका निदान ढूंढ देते हैं। जब समस्या गजकेसरी की हो तो निदान इतना आसान कैसे हो सकता है सुलोचना? हम समझे नहीं राजकुमारी। पृथ्वी अगले गजकेसरी है और गजकेसरी पद के साथ जो श्राप जुड़ा है वो पीड़ादायी है। कैसा श्राप? से युद्ध के पश्चात गजकेसरी दुर्बल हो जाते हैं और ऐसे में उनके प्रबल शत्रु इस मौके का फायदा उठाकर उन पर आक्रमण करते हैं। अब गजकेसरी अपने स्वयं के प्राणों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं होते। इस युद्ध के पश्चात पृथ्वी की भी अवस्था वैसी ही हो जाएगी। शक्तिहीन हो जाएगा। जैसे बाबा हुए थे। और इसी का लाभ उठाकर सिंहदंत ने उन पर हमला किया था। पहले बाबा और अब पृथ्वी। अपनी आंखों के समक्ष अपनों की मृत्यु होते देखने की शक्ति अब हम में नहीं है सुलोचना। हर श्राप का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। इसका भी होगा। आप हमें बताइए, हम अभी कर देते हैं। उपाय ही तो नहीं है सुलोचना। कदाचित इसीलिए हमें अब प्रेम के समीप जाने से भी भय लगता है। आप चिंता ना करें राजकुमारी, परादेव सब ठीक कर देंगे। इतने प्रयत्नों के बाद ब्रह्मांड ने आप दोनों को मिलाया है। वो इतनी आसानी से आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे। आशा करते हैं कि तुम्हारा कथन सत्य सिद्ध हो और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है सुलोचना कि इस युद्ध में पृथ्वी के साथ हम जाएंगे। उसके हर कठिन पल में हम उसका साथ देंगे और हर कमजोर क्षण में हम उसका सहयोग करेंगे। आपका निर्णय सर्वथा उचित है राजकुमारी।
आपके होते हुए कोई भी पृथ्वी का बाल तक पाका नहीं कर पाएगा, ये श्राप भी नहीं। नीले आकाश में जब चांद निकलेगा और तुझसे तेरी आभा मांगेगा, तू मन मन मुस्काएगी, तो हौले हौले शर्माएगा। राजकुमारी आप नहीं पृथ्वी, आज कह लेने दीजिए। हमें भय है कि कहीं आपके वचनों की मधुरता हमें हमारी ग्लानि से एक बार फिर बचा न ले। चल जाने दीजिए हमें अपनी ग्लानि में। मृणाल आप नहीं पृथ्वी, हम निवेदन करते हैं आपसे कि आज हमें बोल लेने दीजिए। आज तक आपने हमें अपने आप पर अत्याचार करने से नहीं रोका, तो आज हमारे मन की इस वेदना को उमड़ने दीजिए। यदि आज हमने कुछ नहीं कहा तो हमारा अपराध बोध हमें जीने नहीं देगा। आज हम बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक हमारे मन का सारा विष मिट नहीं जाता। हम जानते हैं कि हम आपकी करुणा के योग्य नहीं है, लेकिन यदि हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राजकुमारी, आपका जन्म क्षमा मांगने के लिए नहीं, क्षमा करने के लिए हुआ है। नहीं पृथ्वी, आज आपकी वाणी की मधुरता हमारी पीड़ा कम नहीं कर सकती। जिन हाथों को आपके प्रेम को सींचना चाहिए था, उन्हीं हाथों ने आप पर अनगिनत यातनाएं की, लेकिन आपने एक बार भी विरोध नहीं किया, हंसते रहे। किस बात पर क्षुब्ध होता? आप तो मात्र अपना दायित्व निभा रही थी ना। दायित्व? कैसा दायित्व पृथ्वी? द्वेष का दायित्व? मति भ्रष्ट हो गई थी हमारी, प्रतिशोध ने हमें अंधा कर दिया था, विवेक शून्य हो गए थे हम, घृणा बांट रहे थे हम, अपनों से लड़ रहे थे, हिंसा के नए षड्यंत्र बना रहे थे हम। इसकी भावनाओं को हमें पूछना चाहिए था, उसे को रौंदने में लगे थे हम।
काटते न काटते हम निर्मम बन गए थे। स्वीकार कर लेने दीजिए हमें उस प्रेम को, हटा दीजिए हमें हमारा प्रेम। गुलामों के बंटवारे से बेहतर यही होगा कि इन्हें बगदाद के गुलाम बाजार में बेच के सोने की मोहरें बांट लें। वज़ा फरमाया तूने। वल्लाह, ये दहकता शोला तो मेरे दामन में ही गिरेगा। हरगिज़ नहीं। नाज़नी देखी नहीं कि नीयत खराब हो गई तेरी। तो तेरी नीयत कौन सी पाकीज़ा है? अपनी फिजूल की बातें बंद कर। ये मेरी है, मैंने कह दिया तो कह दिया। पर मुझे सुनने की आदत नहीं है महमूद। रुको। बख्शो, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत को हमारे खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए, अपनी तलवारों से खौफ का कोहराम मचाना चाहिए, तो तुम एक अदना सी औरत के लिए कुत्तों के जैसे लड़ रहा है। हिंदुस्तान बेशुमार हुस्न और दौलत का खजाना है, पर तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अफसोस। इससे पहले कि मैं अपना उद्देश्य आप लोगों को बताऊं, मैं हमारे शत्रु सुबुक्तगिन के विषय में आपको बताना चाहता हूं। उसका लक्ष्य क्या है और क्यों है। सुबुक्तगिन वही है जिसे 30 साल पहले मान्यखेट के महाराज शिवदत्त ने हराया था।
उस समय भी उसका लक्ष्य था सोने की चिड़िया, और आज भी उसका लक्ष्य है सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया क्या है? हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। इसके विषय में आपने कभी नहीं सुना तैलबराज, क्योंकि उस पे अभी तक कोई खतरा नहीं आया है। सोने की चिड़िया एक रहस्य है। ये कब कहां प्रकट होगी ये किसी को भी नहीं पता। 30 साल पहले जिस सोने की चिड़िया को गजकेसरी शिवदत्त ने पाताल को सौंप दिया था, वो एक बार फिर प्रकट हो गई है। इस बार काबुल के राजा जयपाल के महल में। सुबुक्तिगिन पर भारत की इस अनमोल थाती को प्राप्त करने का उन्माद सवार है। इसी सोने की चिड़िया को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो काबुल के शाही राजमहल की तरफ बढ़ गया है। यदि उसने ये सोने की चिड़िया प्राप्त कर ली तो फिर भारतवर्ष पर उसका साम्राज्य स्थापित करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। यदि अनुमति है तो पूछूं, ये सुबुक्तिगिन कौन है और हम सबको एकजुट होकर लड़ने की क्या आवश्यकता है? गजकेसरी की क्या आवश्यकता है? सोने की चिड़िया का रहस्य उजागर करना हमारी सीमा क्षेत्र के बाहर है। इस समय हम आपको केवल इतना बता सकते हैं कि सोने की चिड़िया के प्रकट होने का मतलब है कि भारतवर्ष में किसी बड़े बदलाव का समय आ गया है। और सोने की चिड़िया पे खतरे का मतलब है भारतवर्ष पर खतरा। तो फिर मान्यखेट हो या देवगिरी, दोनों हैं तो भारत के ही अंग। और रहा प्रश्न गजकेसरी का, तो गजकेसरी वो व्यक्तित्व है जिसकी सोच में ही दिव्यता और दूरदर्शिता है। केवल गजकेसरी में ही यह क्षमता है कि वो अपनी दिव्यता के आधार पर सोने की चिड़िया का रहस्य समझ सके। इसलिए उसे ही उसकी सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया है। इस संकट से निपटने के लिए हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए हेमराज? क्या आपके पास कोई विशेष रणनीति है? क्योंकि संकट गंभीर है और उपाय शीघ्र करना होगा। उचित कहा पृथ्वी। इसी गंभीर समस्या के निवारण हेतु तैलबराज, मैंने आपकी अनुमति के बिना भारत के अन्य राजाओं को मान्यखेट आमंत्रित किया। वो 2 दिन में यहां पहुंच जाएंगे और फिर हम इस संयुक्त सेना की रणनीति के विषय में विमर्श करेंगे। समय बहुत कम था, इसीलिए हमने यह निर्णय लिया। आशा करता हूं कि प्रबंध हो जाएगा। आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं। ये तो मान्यखेट का सौभाग्य है कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें चुना। हम इस बैठक का उचित प्रबंध करेंगे। आगे क्या लिखना है पृथ्वी? सेनाध्यक्ष कल्लारी को लिखो कि मालवा की सेना अब केवल मालवा के लिए नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष के लिए युद्ध करेगी। और जिसका नेतृत्व करेंगे गजकेसरी पृथ्वी वल्लभ।
गजकेसरी, पृथ्वी वल्लभ, ये क्या है? भोज? नहीं पुत्र, हमें हमेशा से लगता था चाचा कि आपका जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। आपका धैर्य, आपका शौर्य, आपकी वाक्पटुता, ये सब आपके पौरुष को पूर्ण करती है चाचा। तुम मेरे भतीजे ठीक हो भोज, मेरे प्रशंसक मत बनो। नहीं चाचा, आज वो कथा प्रमाणित हो गई। जब प्रकृति ऐसे विराट कार्य के लिए किसी को चुनती है तो साथ ही साथ उसे शक्तियां भी देती है, और वो शक्ति उसे बेचैन करके रखती है। और हमने वो आपकी बेचैनी देखी है चाचा, अपने मकसद को ढूंढने की, अपने मकसद को जानने की। आज हम बहुत प्रसन्न हैं चाचा, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल गया। आज अगर दादाजी जिंदा होते बहुत खुश होते। हमें कोई बताएगा कि ये गजकेसरी का तात्पर्य क्या है? आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज हम यहां क्यों उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग गजकेसरी के साथ है। मुझे आपत्ति है। आपके इस असहयोग और असहमति का कारण क्या है, स्पष्ट करें। क्योंकि ना तो हम काबुल नरेश को जानते हैं और ना ही उन्होंने हमसे सहयोग मांगा है, तो फिर क्यों हम बेवजह अपने सैनिकों का रक्त बहाएं? फिर भी अगर दुश्मन ने हमारे राज्य की सीमा की ओर बढ़ने की जरूरत की तो हम उससे मुकाबला करने में सक्षम हैं। धिक्कार है ऐसी संकुचित सोच पर जो राष्ट्र से पहले स्वयं को रखती है। महानुभाव यदि सुवक्तिगिन काबुल पर विजय कर लेता है तो उसे आप तक पहुंचने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। फिर आपकी सेना और आपकी तलवार किसी योग्य नहीं रहेंगे। आप शांत हो जाएं हेमराज, ये आप नहीं, आपकी अनुभवहीनता कह रही है। सुबुक्तगीन का भय लोगों को उनके रास्ते से हटा देता है, इसलिए आवश्यक है कि उसके खिलाफ गजकेसरी के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ने की। महाराज, क्या हम जान सकते हैं कि इस बार गजकेसरी के रूप में इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? गजकेसरी पृथ्वी वल्लभ इस सेना का नेतृत्व करेंगे। हिमराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अखंड सेना के सेनापति का चुनाव भी कर लिया जाए। निसंकोच प्रस्ताव रखें। मैं इस दायित्व के लिए राजकुमारी मृणाल को मनोनीत करना चाहता हूं। प्रस्ताव उत्तम है। इनकी रगों में भी गजकेसरी का ही रक्त है। किसी को कोई आपत्ति? पंचश्रेष्ठ, घोषणा करने से पहले मैं राजकुमारी मृणाल से उनकी सहमति और अनुमति लेना चाहता हूं। अवश्य। राजकुमारी मृणाल, मैं गजकेसरी पंथ की ओर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या आप हमारी इस अखंड सेना की सेनापति बनने की स्वीकृति देती हैं?
हमें स्वीकार है। किसी के मन में कोई प्रश्न या दुविधा? मैं आज वापस मालवा लौट रहा हूं। अगली अष्टमी को विंध्याचल में भेंट होगी। आगे की रणनीति वहीं तय करेंगे। सभा समाप्त हुई। आप सब अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। पृथ्वी वल्लभ की जय हो। बार बार आभार प्रकट करने के लिए बड़े ही छोटे हैं हम, किंतु फिर भी आपने हम जैसे नामुरादों को पनाह दी, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। ताउम्र आपकी आभारी रहूंगी। इसकी आवश्यकता नहीं। अधिकार शस्त्रों की तरह होते हैं कुशा। यदि हम उनका प्रयोग करें तो वे हमारी शक्ति बनते हैं, रक्षा करते हैं हमारी। और यदि ना करें, शयन कक्ष में सजा कर रखते हैं, तो किसी लोहे की मानिंद जंग लगकर समाप्त हो जाते हैं। एक राजा जनता को अधिकार केवल दे सकता है, लेकिन वे उसकी शक्ति बने, इसका प्रयास तो जनता को स्वयं ही करना होगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं, सत्य के लिए, अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आपका अस्तित्व खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। जी, भविष्य में मिलने की आशा के साथ आपको विदा करने आई हूं। मैं भी इसी आशा के साथ प्रस्थान कर रहा हूं कि पुनः लौटकर मान्यखेट अवश्य आऊंगा। जी, आपका विश्वास जीतने में सफल हुआ या नहीं? यदि आप पर विश्वास नहीं होता तो आपके प्रति ये प्रेम भी नहीं पनपता। ये चंचलता पहले से ही थी या मेरे प्रेम का नया रंग है? सोच रहे हैं कि इसका श्रेय आपको दें या प्रेम को? अपने भावों को कहीं आप स्वयं ही ना उजागर कर दें। हमारे भाव अब हमारे नहीं रहे। हम स्वयं अपने भावों के वशीभूत हो चुके हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि आज हम यहाँ अपना प्रेम नहीं, अपना आभार व्यक्त करने आए हैं। आभार? जब से हमें गजकेसरी के श्राप के बारे में पता चला,
से हमारा मन बहुत विचलित था, लेकिन आपने हमें सेनापति चुनकर हमारी चिंता को दूर कर दिया। आपको सेनापति नियुक्त करने के पीछे मेरी कोई स्वार्थ भावना नहीं थी। आपकी योग्यता, आपका पराक्रम है। आपके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। सेना की सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं आप। और वैसे भी आपके अतिरिक्त किसी और पर विश्वास नहीं कर पाता। विंध्याचल में मिलेंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.